ओके हेलो एवरीवन सो ग्लाइकोलाइसिस का आज हम जो है ना फाइनली वी आर गोइंग टू एंड द ग्लाइकोलाइसिस। काफ़ी सारे लेक्चर जो है हमने इसमें डिलीवर किए हैं। जो है ना हमें जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए वी आर डन विद द स्टेप नंबर 7। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 एंड द फाइनल दैट्स स्टेप नंबर 10। और बच्चों इसके साथ जो है ना हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का एनर्जेटिक्स भी देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 8 जो है मैं आपको बता दूं कि हमें जो मॉलिक्यूल हमारे पास है दैट इज द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और आपको यहां पे मिलेगा द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप समझ लेना यहां पे हो क्या रहा है। देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉस्फेट किस कार्बन पे है तो डेफिनेटली यू विल से इट्स ऑन कार्बन नंबर 3rd। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे फॉस्फेट किस कार्बन पे है तो यू विल से इट इज ऑन कार्बन नंबर 2nd। सो बच्चों सिंपल सी बात है कि एक फॉस्फेट जो है ना वो यहां से शिफ्ट हो चुका है, दैट्स फ्रॉम कार्बन नंबर 3rd टू कार्बन नंबर 2nd। सो दैट मींस इन दिस स्टेप देयर इज फॉस्फोराइल शिफ्ट। So we can write it that there is phosphoryl shift, यानी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है कहां से, फ्रॉम कार्बन नंबर 3rd टू कार्बन नंबर 2nd। दैट्स अ फॉस्फोराइल शिफ्ट। सेकंड थिंग, जैसे एरो से आपको दिख रहा है कि दिस स्टेप इज रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में देयर आर ओनली 3 irreversible steps, rest all the steps are what, the reversible steps. So this step is also reversible and this is the phosphoryl shift. And remember यहाँ पे जो enzyme use होगा बच्चों that's mutase. So we are done with the step number 8. So एक बार हमने देखा step number 8 में क्या था, हमारे पास दो मॉलिक्यूल थे किसके, the 3-phosphoglyceric acid. Now that's converted into the two molecules of the 2-phosphoglyceric acid. So simply the phosphate group has been shifted from carbon number 3rd to carbon number 2nd. हमने कहा इसे phosphoryl shift है और हमने कहा ये step reversible है और इस step को catalyze करने वाला जो enzyme है that's mutase. Okay. So let's talk about the step number 9. See, तो अब हमारे पास जो है ना we have two molecules of the 2-phosphoglyceric acid. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, we will get here the two molecules of phosphoenol pyruvate. ठीक है जी, तो यहां से क्या होगा, बेसिकली दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से जो है ना रिमूव होंगे, दैट मींस डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। एंड वंस देयर इज डिहाइड्रेशन और आपको डिहाइड्रेशन के बाद यहां पे मिलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, सो इस सिंपल स्टेप में हो क्या रहा है, देयर इज डिहाइड्रेशन, दैट्स अ रिमूवल ऑफ वाटर। सिंस यहां पे दो मॉलिक्यूल है इसलिए यहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ और अल्टीमेटली आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं किसके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। नाउ दिस इज एब्रिविएटेड फॉर्म, यू कैन राइट दैट इट इज फॉस्फोइनॉल pyruvate. So this is phosphoenol pyruvate. So this is the full form of this compound. अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एंजाइम होगा that is enolase. So enolase enzyme is used that will help in dehydration और बच्चों स्टेप में आपको एरो से दिख ही रहा होगा this step is reversible. So simple. ये स्टेप्स जो है ना they are very simple steps. ठीक है, तो सिंपल हमने स्टेप नंबर 9 में क्या सीखा कि we were having two molecules of 2-phosphoglyceric acid and these two molecules are now converted into the two molecules of phosphoenol pyruvate. Okay, सिंपल इस स्टेप में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ और हमने कहा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए, दो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। हमने कहा ये स्टेप कैसा है, रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, एंड दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट्स एनोलेज. So we are done with the step number 9. Now let's talk about the step number 10. That is the final step of the glycolysis. तो अभी जो है ना आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इस स्टेप में होगा क्या। तो बच्चे ध्यान दीजिए, हमारे पास है दो मॉलिक्यूल किसके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन दैट दिस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ठीक है, देखिए पायरुवेट जो है ना 3 कार्बन का कंपाउंड है लेकिन इसमें आपको कहीं पे भी फॉस्फेट नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, सो दैट मींस यहां से यहां जब आप जा रहे हो तो एक फॉस्फेट यहां से गायब हो रहा है। ठीक है, तो वो फॉस्फेट जो है दैट इज एक्सेप्टेड बाय एडीपी, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एडीपी एंड व्हेन दिस एडीपी विल एक्सेप्ट दिस फॉस्फेट इट विल फॉर्म एटीपी, इट विल फॉर्म एटीपी। बट सिंस देयर आर टू मॉलिक्यूल्स तो डेफिनेटली दो फॉस्फेट गायब हुए होंगे और उन दो फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए दो
एडीपी की जरूरत होगी और अल्टीमेटली आपके यहां जो है ना 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एटीपी का जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है, दैट्स नॉट इन्वॉल्व्ड, सो दैट मींस द एटीपी इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सबस्ट्रेट, और वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट। सो सिंपली वी कैन से इस स्टेप में यहाँ पे हुआ SLP, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी का फॉर्मेशन डायरेक्टली सबस्ट्रेट से हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज SLP, दैट्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, एरोस को देख के आप बता सकते हो कि दिस स्टेप जो है, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल। This step is what? Irreversible step. Okay, this is irreversible. Okay. तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, that enzyme is known as, that's called as a pyruvate kinase. तो एंजाइम का हमने नाम दिया, that's called as a pyruvate kinase. ठीक। अब बच्चों ध्यान देना, ये स्टेप भी कैसा है? irreversible step है। This step is catalyzed by pyruvate kinase. अब देखिए पायरुवेट काइनेज के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि इसके लिए जो कोफैक्टर आपको चाहिए, दैट्स अगेन मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, और यहाँ पे मैग्नीज डाइपॉजिटिव भी चाहिए, और वी कैन से पोटेशियम आयन। ठीक है, सो दीज आर द कोफैक्टर्स फॉर व्हाट? द पायरुवेट काइनेज। ठीक। So this was the end of the glycolysis. We can say we have completed all the 10 steps that were involved in the process of glycolysis. अब बच्चों ध्यान देना, जब ये 10 steps complete हुए, let's see कि हमारे पास क्या है। ठीक है ना, what we have obtained from the glycolysis। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि ग्लाइकोलाइसिस में हुआ क्या था कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था which was converted into the 2 molecules of pyruvate, जो आपने अभी 10th step में देखा। अब बच्चों यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, मींस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिले, और जब ये प्रोसेस हुआ तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ? तो आंसर है कि 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। ओके, लेकिन जब ये 10 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो अगर आप देखोगे ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 4 एटीपी यहाँ पे बनते हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और 2 एटीपी आप यहाँ पे यूज करते हो इन द स्टेप नंबर फर्स्ट एंड इन द स्टेप नंबर थर्ड। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे नेट एटीपी की बात करूं, सो दैट मीन्स दैट्स द टोटल एटीपी व्हिच इज फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस subtracted by the number of ATP molecules that were used in the glycolysis, and ultimately the result is that is 2 ATP molecules. So the net gain of ATP in the glycolysis is only 2 ATP molecules, but this is only by substrate level phosphorylation. Now listen, देखिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब हुआ तो आपको यहाँ पे 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी मिले। ठीक है, और ये जो 2 NADH मॉलिक्यूल है, लेट्स सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इनके साथ क्या होगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, जब ग्लूकोज से पायरुवेट मिला, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो पायरुवेट है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एंड इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे फर्दर प्रोसेस होगा और पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन साथ में हमने ये कहा था, इफ द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दैट दिस पायरुवेट विल रिमेन इन साइटोप्लाज्म एंड इट विल अंडरगो फर्मेंटेशन। सो बच्चों, बात कुछ इस तरह से ध्यान देना, मैंने कहा इफ द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, so that means if the oxygen is not available, in that case the pyruvate will undergo anaerobic respiration. और बच्चों, जब यहाँ पे anaerobic respiration होगा, so what's going to happen, you will get lactate from pyruvate. ये पायरुवेट जो है किसमें कन्वर्ट होगा? लैक्टेट में। और बच्चों, इसमें आप 2 NADH यहाँ पे यूज कर रहे हो, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था, उन 2 NADH मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव। एंड बच्चों, जो NAD पॉजिटिव आपको मिला, नाउ दिस विल गो टू रन अनदर पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दैट मींस इस स्टेप में क्या हुआ, एनारोबिक में क्या हुआ? देयर इज रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव। सो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि we are talking about the fate of what NADH that's formed in the glycolysis. मैंने बोला पहला फेट जो इसका है वो ये है कि if there is anaerobic respiration then it will be used
and it will be used for the process of reduction. ठीक है जी। तो उस केस में हमने देखा ये तो यूज हुआ, इससे कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इन दैट केस द पायरुवेट विल मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा तो यहाँ पे जो NADH है, this NADH will also move into the mitochondria. Remember that this NADH will also move to mitochondria. लेकिन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स है फॉर द मोमेंट ऑफ NADH। यानी NADH को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए देयर आर टू रूट्स। ठीक है जी। और वी कैन सी देम, वी आर कॉल देम एज शटल सिस्टम्स, यानी दो शटल सिस्टम्स है हमारे पास। अब डिपेंड करता है, सपोज इफ NADH is going to enter through shuttle system first, it will enter into mitochondria as NADH, but if it is entering through route second, अगर ये दूसरे शटल सिस्टम के थ्रू एंटर कर रहा है तो एंटर करते करते इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। सो सिंपल। मैंने कहा आपसे जो NADH है, दो मॉलिक्यूल, दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब दो शटल सिस्टम है, ठीक है। तो अभी मैं आपको उतना डेप्थ में नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है ना, कि ये जो दो शटल सिस्टम है, वन इज कॉल्ड द मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड द ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। जब ये मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू एंटर करेगा, इट विल एंटर एज टू NADH मॉलिक्यूल, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो NADH है वही NADH माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिख रहा है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम तब आ रही है when it is going to enter through second shuttle system, that's a glycerol 3-phosphate shuttle system। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा है तो it is converted into two molecules of FADH2। now the question is कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या, ध्यान दें। देखिए बच्चों, आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना होगा। अभी जो ओल्ड कन्वेंशन ही आप फॉलो करें, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द NCERT दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वन NADH मॉलिक्यूल, when one NADH molecule will enter into electron transport chain। remember जब एक NADH molecule electron transport chain में enter करता है तो बच्चों वहां पे 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। सो एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल इस कन्वेंशन को याद रखो, यही आपके लिए काफी है। और बच्चों वहीं पे याद रखना, when one FADH2 is going to enter into electron transport chain, then only 2 ATP molecules are formed। तो सिंपल सी बात है कि जब एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब एक FADH2 एंटर करेगा only 2 ATP molecules are formed। सो इसका मतलब ये हुआ, अब बच्चों ध्यान देना कि जो ये NADH ग्लाइकोलाइसिस में मिला, अब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा है, कब एंटर करेगा? व्हेन देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा है थ्रू शटल सिस्टम फर्स्ट, इट विल एंटर एज 2 NADH molecule। So that means when it will go into the electron transport chain that's present in the mitochondria, it will form the 6 ATP molecules। कितने ATP molecules बनाएगा? 6 ATP molecules। वहीं पे at the same time, if it is going to enter through route second, that's shuttle system second, then these 2 FADH2 molecules will form only 4 ATP molecules। It means or we can say it implies कि जो 2 NADH molecule आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिलते हैं बच्चों, या तो वो 6 ATP का फॉर्मेशन करेंगे या तो वो 4 ATP का फॉर्मेशन करेंगे। इट्स सो सिंपल कि जो 2 NADH आपको मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, सिंस उनको जो है ATP बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना पड़ता है। एंटर करते करते वहां पे हमने देखा 2 शटल सिस्टम है, and depending upon shuttle system it can synthesize 6 ATP molecules or it can synthesize only 4 ATP molecules। so बच्चों सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो आपको NADH मिला, so ग्लाइकोलाइसिस में जो मुझे क्या मिला, that is NADH। now it can synthesize 6 ATP or we can say it can synthesize 4 ATP। ठीक है ना, 6 or 4। एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा था ग्लाइकोलाइसिस में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था उसमें आपको नेट ATP जो मिला था that is 2 ATP molecules।
सो अगर आप यहाँ पे एडिशन करोगे और देखोगे कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास कितने एटीपी होंगे, तो आंसर इज 4 + 2 दैट इज 6 और 6 + 2 दैट्स 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स. Now this point is very important that in glycolysis the number of ATP formed can be 6, can be 8 and it depends upon the shuttle system. I hope it's clear to you. So this was the end of the glycolysis और यहाँ तक हमने जो है ना अभी glycolysis को पढ़ा, उनके स्टेप्स को डिस्कस किया, ठीक है जी. और स्टेप्स के बाद हमने जो ना उसके एनर्जेटिक्स को डिस्कस किया. जैसे मैं आपको याद दिला दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप दैट्स ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले. सिंस ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, अब पायरुवेट जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और वहां पे उसका क्या होगा we will see in the coming videos. ठीक है जी. तो अभी हमने जो है ना ग्लाइकोलाइसिस को एंड किया, उसका एनर्जेटिक्स एंड किया. जो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है वो मैं एट द एंड पढ़ाऊंगा जब हम क्रेब्स साइकिल को खत्म करेंगे, ठीक है ना. आई होप इट्स क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर. तो अगर आपको वीडियो जो है ना जो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो आपको जिनकी लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस, देन फॉलो दिस वीडियो एज वेल, तब जाके आपको जो ना बेटर अंडरस्टैंड होगा. ठीक है. थैंक यू. बाय.